ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द प्रोपोज्ड कोड ऑफ एथिक्स। जब हमने कंटेंट डिसाइड करना होता है कोड ऑफ एथिक्स का जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि रिलेशन टू व्हाट। FKT Co is considering the introduction of code of ethics following media criticism of its selling practices, कि वो ethical practices नहीं है उनके sales staff की। तो अब जब कोड ऑफ एथिक्स बनाएगी ये कंपनी, तो उसके कंटेंट के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ABCD। बिल्कुल, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स आप जी कोड ऑफ एथिक्स आप क्यों बनाते हो, इसीलिए बनाते हो ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता सको कि ये हमारे मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके बिहेवियर के, इससे कम हुआ तो आपको हम पनिश भी कर सकते हैं, आपको फायर भी कर सकते हैं। सो यस, ए इज़ द करेक्ट वन। बी क्या है, द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिंग द सेल्स ऑफ कोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लीगल रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होता कोड ऑफ एथिक्स। थर्ड, द मेन इशू ऑफ कंसर्न टू कस्टमर हु हैव मेड कंप्लेंट्स। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्हीं चीज़ों का बनाओगे जिसके बारे में कंप्लेंट आ रही है, नहीं। कोड ऑफ एथिक्स जो है इट्स मोर ऑफ अ प्रोएक्टिव अप्रोच, कि इंसिडेंट नहीं हुआ उससे पहले ही आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोड ऑफ एथिक्स बनाते हो सब एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड द जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बाय अदर कंपनीज के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हर कंपनी के अपने यूनिक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट वन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है in order to analyze this aspect of his personal development plan further, Ahmed should consider which two of the following. Ahmed is preparing his personal development plan. He is particularly concerned about how others see him. Personal effectiveness की बात हो रही है. So in order to analyze this aspect of his personal development plan further, Ahmed should consider which two of the following. जी, Sana? Okay, why not opportunities? वेरी गुड। पर्सनल इफेक्टिवनेस के जब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं तो आपको इंटरनल चीज़ों से कंसर्न है, तो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स दोनों इंटरनल होते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये एक्सटर्नल होते हैं, सो इट्स नॉट रेलिवेंट हेयर। सो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है विच ऑफ टकमैन्स ग्रुप स्टेजेस विल नाउ अकर। ओके, क्या हो रहा है? Jackie leads an established team of 6 workers. In the last month, 2 out of 6, 2 have left to pursue alternative jobs, so 2 have left, and 1 has commenced maternity leave. 3 new staff members have joined Jackie team. तो अब स्टोरी ये थी कि 6 टोटल लोग थे, 3 जा चुके हैं और 3 नए आ चुके हैं। तो अब जो ये टीम है ये किस स्टेज पे हो फॉर्मिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं, लेकिन 3 मेंबर्स तो पुराने भी हैं ना इसमें। वेरी गुड। जो 3 बंदे, बिल्कुल ये पॉइंट है यहाँ पे कि 3 बंदे जो हैं वो पुराने हैं, लेकिन जो नए 3 बंदे आए हैं उनके लिए तो हर बंदा ही नया है, और जो लोग ऑलरेडी टीम का हिस्सा भी हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं वो टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनके लिए आने वाले 3 बंदे वो भी बिल्कुल नए हैं। तो अगेन इट विल गो टू द फॉर्मिंग स्टेज। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉड, teaming and leading is most likely to occur in which area of operation? Teaming and leading, जी सारा। वेरी गुड, वेरी गुड। टीमिंग एंड लेडिंग यही होता है कि एक कस्टमर के पैसे आ रहे हैं वो आप जेब में डाल देते हो, जब दूसरे कस्टमर के आते हैं तो पहले वाले कस्टमर के अकाउंट में डाल देते हो, तो इसी तरह ये चलता रहता है टीमिंग एंड लेडिंग। अब डिस्पैच में तो ये नहीं हो सकता, अगर आपने डिस्पैच शो किया किसी भी कस्टमर का तो वो इन्वेंट्री तो कम होनी ही होनी है आपकी। सो सेल्स इज द बेस्ट वन। क्वालिटी कंट्रोल में कोई क्या फ्रॉड करेगा, एंड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में भी कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सकती बेसिकली, क्योंकि यहाँ भी एक्सपेंस है। डिस्पैच में भी इन्वेंट्री एक्सपेंस है, यहाँ भी इन्वेंट्री एक्सपेंस है, क्वालिटी कंट्रोल में हो नहीं सकता। सो सेल्स इज द करेक्ट वन। यहाँ तक क्लियर है? ये लास्ट एमसीक्यू है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ परफेक्ट मार्केट। ये वो टॉपिक है जिसका या तो एल्सा ने पूछा था या सना ने पूछा था कि सर हम ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्या, याद है? मैं हाँ, सना ने पूछा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, वो ग्राफ जो बने हुए थे। हाँ, वो अब उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया है। जी सना, आप ही आंसर करो इसको। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ परफेक्ट मार्केट। अब बेसिकली सवाल ये है कि जब भी
एक परफेक्ट मार्केट होगी, एक परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में, तो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? वर्टिकली होगा, डायगोनल होगा? डिमांड कर्व जो है वर्टिकल होगा, डायगोनल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा? यहां पर अगर आप लोग देखो ना, अब जब परफेक्ट कंपटीशन होगा, एक चीज तो आपने याद रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह है कि एक प्राइस सब कंपेटिटर्स ने डिटरमिन की होगी, कोई भी बंदा उस प्राइस से ज्यादा पे सेल करेगा, उसकी सेल जीरो हो जाएगी। तो आपने अपनी प्राइस को कम से कम रखना है। किससे कम रखना है? जो कंपेटिटर्स, सारे कंपेटिटर्स जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उससे कम पे आप रखोगे तो आपकी सेल होगी। जितना कम प्राइस को करते जाओगे सेल आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है मार्केट की, जो सब कंपेटिटर्स जिस पे बेच रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप करोगे आपकी सेल जीरो हो जाएगी। अब यहां पर फॉर एग्जांपल इसी चार्ट को आप देख लो, ये P1 जो है फॉर एग्जांपल वो मैक्सिमम प्राइस है जो सब कंपेटिटर्स चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर आप कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हो, आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी और कर्व आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह बात आपने याद रखनी है कि डिमांड कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, बट ये डिमांड कर्व जो है ये हमेशा इस P1 से, ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से नीचे रहना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्लियर विद दिस पॉइंट? तो अब यहां पर देखो, ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व आ रहा है हॉरिजॉन्टली, और ये उस लाइन से नीचे नीचे का कर्व है सारा। तो पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, कम हुई, फिर ज्यादा हुई, बट कब तक ज्यादा होगी? एट दैट पॉइंट कि जहां पर आप इस लाइन को ब्रीच नहीं करते। जहां इस लाइन को, क्योंकि परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, जहां ये लाइन ब्रीच होगी आपकी डिमांड उसके बाद जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप कंपेटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है?